नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच के प्रोफाइल पेज पर। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यह कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मैं अपने मित्रों की, प्रबुद्ध रचनाकारों की एक कहानी दो कविताएं लेकर आती हूं और आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं। और मुझे ये भी पता है कि आप सभी को भी यह प्रोग्राम बहुत पसंद है। स्वागत करती हूं जो अभी जुड़े नहीं हैं उनका भी और जो जुड़ रहे हैं उनका भी। तो शीघ्र ही मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करती हूं कि हमारे जो मित्र हैं वे जुड़ जाएं ताकि मुझे कहानी सुनाने में और कविताएं पढ़ने में आनंद आए। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जो जुड़ रहे हैं या जो जुड़ने वाले हैं। कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं। और जब तक सब जुड़ते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह अपने मंच पर 3 कार्यक्रम प्रति सप्ताह प्रस्तुत करता है, लेकिन मंच अलग अलग हैं। एक कहानी दो कविताएं हम प्रस्तुत करते हैं कविता प्रभा प्रोफाइल पेज पर, जो आज हो रहा है, और कल काव्य गोष्ठी होगी। उसके बाद त्रिवेणी होती है गुरुवार को। वो दोनों कार्यक्रम हमारे पेज पर होते हैं जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेसेस बाय डॉक्टर कविता सिंह प्रभा। तो इस तरह से हम 3 कार्यक्रम हर सप्ताह प्रस्तुत करते हैं। मैं देख रही हूँ हमारे साथ अखिलेश सिंह जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर पुष्पा सिंह जी भी जुड़ गई हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। और कहीं मत जाइएगा, सब आज समय लेकर बैठिएगा और सुनिएगा आज की कहानियां और कविताएं। जी बिल्कुल, और आज का कार्यक्रम खास है तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। अलका जैन जी जुड़ गई हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। और थोड़ा सा मैं इसको ठीक करने का प्रयास कर रही हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ थोड़ा सा कि सब जुड़ जाएं तो मैं शुरू करूँ। स्पेशली आज जिनकी कहानी मैं लेकर आई हूँ, कविताएं लेकर आई हूँ, वे मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं और मैं उनका नाम आपको बताना चाहती हूँ। आदरणीय SGS सिसोदिया जी, जिनका पूरा नाम है श्री गोपाल सिंह सिसोदिया। मैं आज उनकी एक कहानी और 2 कविताएं सुनाऊंगी और एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व और अति रचनात्मक कृतित्व है उनका। खास ये है कि वे दिव्यांग होते हुए दिव्यांगों के लिए और साहित्य के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। तो उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनकी कहानी से, उनकी कविताएं सुनकर आपको यह महसूस हो नहीं सकता कि वे देख नहीं पाते होंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ साहित्यकार को सुनना, उनकी रचनाओं को सुनना, उनके बारे में जानना शायद हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरों से ही प्रेरणा लेते हैं, खुद से तो प्रेरणा नहीं लेंगे। हम कितना भी श्रेष्ठ रचते हों, लेकिन प्रेरणा हमेशा दूसरों से ली जाती है और कोई ना कोई माध्यम बनता है किसी न किसी कार्य की प्रेरणा के लिए। तो चलिए, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगी और बढ़ती हूँ उनके परिचय की ओर। जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बताया, आदरणीय SGS सिसोदिया जी, वे पैदा हुए मथुरा में, जिला मथुरा में। ग्राम है उनका छठीकरा, उत्तर प्रदेश में है ये। और उनकी शैक्षणिक योग्यता है MA, हिंदी किया है उन्होंने। और वर्तमान में वो उप शिक्षा निदेशक
दैनिक अधिकारी हैं। तो अभी वे कार्यरत हैं और उनकी अब प्रकाशित पुस्तकों की ओर चलते हैं। मैं देख रही हूँ हमारे साथ हमारे मंच के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव गौतम जी जुड़ गए हैं। उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ जो भी इस समय जुड़ गए हैं या जुड़ने वाले हैं, सबको मैं जी बिल्कुल। तो उनके 10 कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके नाम मैं बताना चाहती हूँ। संघर्ष, वापसी, चुभन, दृष्टिकोण, आहट लघु कथा संग्रह है, धुआं धुआं जिंदगी, कसक, खलिश, प्रेम प्यासे नैन, मौन में हो तुम। मौन में तुम जो है वो कहानी अभी कहानी संग्रह जो है उसका लोकार्पण हुआ अभी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जब कार्यक्रम किया उन्होंने, तो वहाँ पर मैं भी उपस्थित थी। और उसके अलावा उन्होंने 3 उपन्यास, प्रेमांजलि, उसकी कहानी, वह, ये 3 उपन्यास लिखे हैं। उनकी संपादित पुस्तकें कई सारी हैं, जो मुख्य हैं वो कहानी कुंज, प्रणेता भागवन, अधूरे ख्वाबों का कैनवास, मेरे हिस्से का आसमान। सम्मान में पुरस्कार की बहुत ही लंबी सूची थी, जिसमें से मैं कुछ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे जो महत्वपूर्ण सम्मान है, राष्ट्रपति पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुका है उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सम्मान है, और मैं बहुत गर्व करती हूँ कि ऐसे साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनके साथ जुड़े, वे नहीं जुड़े, हम उनके साथ जुड़े हैं और वे हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसा लिख दें किसी दिन कि लोग हमें भी ऐसा कोई सम्मान दें। तो बिल्कुल मैंने कहा ना, हमेशा प्रेरणा हम दूसरों से पाते हैं। हमारे साथ आदरणीय SGS सिसोदिया जी की उपस्थिति हो गई है। अगर आप देख पा रहे हो तो उनका नाम जो लिखा आ रहा है वो है ऑथर SGS सिसोदिया। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सिसोदिया सर। और अतुल VN चतुर्वेदी सर भी जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। विश्वाम्भर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, राष्ट्रपति द्वारा सम्मान पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है और उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु 2020 में। इसके अतिरिक्त 2017 में सोसाइटी फॉर एजुकेशन एवं दिव्यांग सेवा समिति जोधपुर द्वारा सम्मानित किए गए, और 2018 में साहित्य मंडल नाथ द्वारा साहित्य कुसुमाकर मानद उपाधि उनको प्राप्त हुई, उन्हें अवार्ड हुई। साहित्य साधना सम्मान वैश्विक साहित्यिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक परिषद मुंबई एवं पाथेय साहित्य कला अकादमी जबलपुर दिल्ली द्वारा उनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। और 2019 में डॉक्टर अरुणिका भटनागर सम्मान कादम्बरी संस्था जबलपुर द्वारा। ये उन्होंने कुछ ही सम्मान, क्योंकि मैंने कहा था संक्षिप्त चाहिए परिचय, तो लेकिन सबसे बड़ा और सबसे जो उत्कृष्ट सम्मान है वो है राष्ट्रपति पुरस्कार, और जो सच में उनकी कलात्मकता को, उनके कृतित्व को हमारे समक्ष रखता है, क्योंकि ऐसे ही राष्ट्रपति सम्मान नहीं मिलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी जो अन्य गतिविधियां हैं, राधा बिष्ट जी उपस्थित हो गई लखनऊ से, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। संस्थापक एवं महासचिव इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड है वो दिल्ली में, और संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रणेता साहित्य न्यास दिल्ली उनका मंच है। ट्रू मीडिया मासिक पत्रिका में उनके विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में दिव्यांग विमर्श परंपरा में श्री गोपाल सिंह सिसोदिया के कथा परक साहित्य पर अवदान विषय पर जो है वो उनके जो कहना चाहिए शोध कार्य कर रहे हैं, बच्चे रिसर्च कर रहे हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ और भव्य है परिचय। तो ये तो हुआ उनका परिचय, लेकिन मुझे लगता है परिचय ये नहीं है उनका परिचय। अब मैं दूंगी उनकी कहानी और कविताओं के माध्यम से। जी आदरणीय सिसोदिया सर, आपका बहुत 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 स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं उनकी पहली कविता से। तो मैं देख रही हूँ हाँ जी हाँ बिल्कुल, आप जानिए।
और देखिए कि जो मैंने कहा हम क्या कहेंगे, उनकी रचनाएं बोलेंगी। तो सरलता ये विषय है उनकी रचना का। SGS सिसोदिया निसार उनका पेन नेम है और हम उनका स्वागत करते हैं। देखिएगा। और कविता जब मैं पढ़ूंगी तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, और बीच में क्योंकि वो एक जो है व्यवधान आ जाता है। और उमंग सरीन जी की उपस्थिति हुई है, बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। कविता सरलता। चलता है चक्र समय का मौन, चलता है चक्र समय का मौन, ना रुकता न थमता न पूछता कौन, न रुकता न थमता न पूछता कौन। जो कल पास थे आज धुंध बन गए, जो कल पास थे आज धुंध बन गए। कुछ अजनबी अनजाने आत्मा के संग बन गए। हर सांझ एक प्रश्न छोड़ जाती है, हर सांझ एक प्रश्न छोड़ जाती है। क्या हम वाकई जिए या बस दौड़ लगाते गए? हर सांझ एक प्रश्न छोड़ जाती है। क्या हम वाकई जिए या बस दौड़ लगाते गए? वो दौड़ जिसमें मंजिलें नहीं, सिर्फ थकान और थोड़ा और पाने की तृष्णा। हम जन्म से थे सरल निर्मल जल जैसे, हम जन्म से थे सरल निर्मल जल जैसे, पर वासनाओं ने बना दिया हमें बवंडर। पैसे यश पहचान की इस अग्नि में हमने अपनी आत्मा की शांति जला दी। हम समझ ना पाए कि यह जीवन एक अभिनय नहीं, हम समझ ना पाए कि यह जीवन एक अभिनय नहीं, बल्कि आत्मा का अनंत संवाद है। हर चेहरा, हर परिस्थिति एक पाठ है ईश्वर की लिखी किसी अमूर्त पुस्तक का। यह पाठ है ईश्वर की लिखी किसी अमूर्त पुस्तक का। पर हमने पात्र बदल डाले, पर हमने पात्र बदल डाले, मंच बदल डाला, यहाँ तक कि पर हमने पात्र बदल डाले, मंच बदल डाला, यहाँ तक कि ईश्वर भी गढ़ डाले अपने स्वार्थ से। यहाँ तक कि ईश्वर भी गढ़ डाले अपने स्वार्थ से, फिर भी ना मिल सकी वो शांति जो एक सरल जीवन में सहज ही मिलती। ओ पथिक, ओ पथिक अब भी समय है, भीतर उतरो। ओ पथिक अब भी समय है, भीतर उतरो। वहां जहां कोई शोर नहीं, जहां तुम्हारा असली स्वयं प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारे लौट आने की, बिना मुखौटे बिना अभिमान। सरल बनो जैसे निर्विकार गगन, जिसमें सब समा गए पर कुछ न बंधे। सरल बनो जैसे धरती जिसे सब रौंदते हैं, पर वो सभी को जीवन देती है। त्याग दो वो अतिरिक्त जो बोझ बना है, त्याग दो वो अतिरिक्त जो बोझ बना है। स्वीकारो वो न्यूनता जो तुम्हें पूर्ण कर सकती है, स्वीकारो वो न्यूनता जो तुम्हें पूर्ण कर सकती है। क्योंकि सरलता कोई कमजोरी नहीं, क्योंकि सरलता कोई कमजोरी नहीं, वो तो आत्मा की परिपक्वता है। और जब तुम सरल हो जाओगे, और जब तुम सरल हो जाओगे, तब समय तुम्हारा दास बनेगा। जीवन का हर क्षण एक मौन आरती की तरह तुम्हें शांत करता जाएगा।
और जब तुम सरल हो जाओगे तब समय तुम्हारा दास बनेगा। जीवन का हर क्षण एक मौन आरती की तरह तुम्हें शांत करता जाएगा। तो यह थी SGS सिसोदिया सर की पहली कविता सरलता, जिसमें वे कहते हैं अपने भीतर की शांति को, सरलता को मत छोड़ो, मत जाने दो, वरना जीवन किस दौड़ में निकल जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे और अंत में कुछ हाथ नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करना है, ऐसा भी नहीं है कि लक्ष्य नहीं होना है, लेकिन वो जो भाग दौड़ होती है ना, कुछ पाने का जो लालच है, ज्यादा पाने का, समय सब दिलाएगा। अगर आपका कर्म, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और मैं देख रही हूँ बहुत श्रेष्ठ जन की उपस्थिति है, मैं उन सब का स्वागत करती हूँ। संध्या दीक्षित जी आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव गौतम जी लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। वीता शर्मा जी जुड़ी हैं हैदराबाद से। मृत्युंजय जी जुड़े हैं हमारे साथ उत्तराखंड से। सुरक्षा खुराना जी जुड़ी हैं हमारे साथ हरियाणा गुरुग्राम से। राजीव गौतम जी नोएडा से, और मधु खवाला जी जुड़ी हैं आई थिंक छत्तीसगढ़ बिहार से, और दिल्ली से उमंग सरीन जी की उपस्थिति है। तो सभी श्रेष्ठ जन की उपस्थिति है, मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आज मैं SGS सिसोदिया सर की दो कविताएं और एक कहानी लेकर आई हूँ। वे दिव्यांग हैं, लेकिन आप देखिएगा कि कहीं आपको लगा कि ये देख नहीं सकते। मुझे तो लगता है वे हमसे ज्यादा देख सकते हैं, और ये होता है कि ईश्वर उनको अलग एक शक्ति देता है, एक ऐसी आत्मशक्ति होती है जो अपने आसपास के वातावरण को हमसे ज्यादा वे समझ पाते हैं। तो चलिए, ये थी उनकी एक कविता सरलता, और अब हम बढ़ेंगे उनकी कहानी की ओर से। कहानी को ध्यान से सुनिएगा और कहीं मत जाइएगा। आप टिप्पणी लिखें ना लिखें, लेकिन उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और फिर आत्मसात कीजिएगा। आपको प्रेरणा अवश्य प्राप्त होगी। जी चलिए चलते हैं उनकी कहानी की ओर। कहानी का नाम है सफर हम सफर, और हो सके तो इस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ सकें। कहानी सफर हम सफर। सामान आराम से लगाते रहिएगा साहब, पहले हमें फ्री कर दीजिए। कुली ने अनूप को सामान सीट के नीचे लगाते हुए टोका। हाँ भाई, पहले तुझे ही फ्री करता हूं। कहते हुए अनूप ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और कुली की ओर बढ़ा दिया। कुली ने अनूप के हाथ से नोट मानो झपटते हुए ट्रेन के दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। उसे इस तरह भागता देख अनूप के मुंह से बरबस ही निकल गया। पेट की आग भी क्या चीज है। उसके पश्चात वह पुनः सामान सेट करने में लग गया। सूटकेस को सीट के नीचे जंजीर में फंसाकर ताला लगाया। तदुपरांत बैग से पानी की बोतल और अखबार निकालकर सीट पर रख दिया। तत्पश्चात उसने घड़ी पर दृष्टि डाली। अभी भी गाड़ी को चलने में 10 मिनट शेष थे। वह ट्रेन से नीचे उतर गया। प्लेटफॉर्म पर जहां तक उसकी दृष्टि जा रही थी, वहां तक लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। चाय पानी वाले एक दूसरे के साथ मानो होड़ लगा रहे थे कि किसकी आवाज अधिक ऊंची है। जो लोग अपने परिजनों को छोड़ने आए थे, वे रोते हंसते उन्हें विदाई दे रहे थे, और जिनके साथ कोई नहीं था, वे या तो अपनी सीट पर बैठे ट्रेन चलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अथवा कुछ लोग चाय पी रहे थे या एक और खड़े सिगरेट फूंक रहे थे। उसने भी चाय ली और समय व्यतीत करने के उद्देश्य से धीरे धीरे चाय की चुस्कियां लेने लगा।
उस सब में उसे मुश्किल से 3-4 मिनट लगे। अब भी उसके पास पूरे 6 मिनट थे। उसने सिगरेट सुलगा ली और एक ओर खड़े होकर धीरे धीरे कश लेने लगा। तभी उसके कानों में ट्रेन की सीटी की आवाज पड़ी। उसने सिगरेट का अंतिम कश खींचा और ठूंठ को प्लेटफॉर्म से सीधे पटरियों की ओर उछाल दिया। जब तक वह अपने कोच के दरवाजे पर पहुंचा, ट्रेन मंथर गति से खिसकने लगी थी। अनूप ने कोच का हैंडल पकड़ा और अंदर दाखिल हो गया। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। वैसे भी यह प्रथम श्रेणी का वातानुकूलित कोच था। इसमें आमतौर पर भीड़ होती भी कम है। इसलिए वह दरवाजे पर ही खड़ा प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखता रहा। जब लगभग शहर पीछे छूट गया और ट्रेन पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर दौड़ पड़ी, तो वह भी अपनी सीट की ओर चल दिया। उसने देखा सामने की सीट पर एक महिला लेटी अपने मोबाइल में डूबी हुई है। उसने उस मोबाइली बीमारी को मन ही मन हजारों लानतें भेजी, जिसने लोगों के हाथ से पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें छीन ली। उसने अपने बैग से एक पुस्तक निकाल ली और पढ़ने लगा। सामने की सीट पर लेटी महिला का उस समय अनूप के आने का भान हुआ जब उसने मोबाइल बंद करके अपने पर्स में डाला। वह सामने बैठे अनूप को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ी, पर मुंह से कोई शब्द ना निकल सके। उसने अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेर ली, मगर मन है क्या करे, वह तो अनूप के चेहरे पर ही जाकर अटक गया। तभी टीटी आ गया। सुधा ने अपनी टिकट चुपचाप उसके आगे कर दी। सुधा की टिकट देखने के पश्चात टीटी ने अनूप की टिकट दिखाने के लिए कहा अनूप को। उसने भी यंत्रवत अपनी जेब से टिकट निकालकर टीटी की ओर बढ़ा दी और निगाहें पुस्तक में ही गड़ाए रखी। शायद वह कोई रोचक कहानी पढ़ रहा था और नहीं चाहता था कि उसका क्रम भंग हो। अतः उसने टिकट लेकर अपनी जेब में ठूस ली और मजे से पुस्तक पढ़ता रहा। दूसरी ओर सुधा मन ही मन कुढ़ने लगी कि यह आदमी आज इतने वर्ष बीत जाने पर भी वैसे का वैसा है, और वह मुंह फेर कर लेट गई। लगभग घंटे भर बाद कैंटीन बॉय डिनर लेकर उपस्थित हुआ और बोला, सर आपका डिनर। अनूप ने उसे टेबल पर रखने का संकेत किया और पुस्तक एक ओर रख दी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कहानी में ऐसा खो गया कि 1-1.5 घंटे कैसे गुजर गया उसे पता न चला। मैम, आपका डिनर भी टेबल पर रखा है, कहता हुआ वेटर केबिन से बाहर चला गया। सुधा की इस बीच आंख लग गई थी, सो वह चौंक कर उठ बैठी और पैरों में स्लीपर डालकर वॉशरूम की ओर चली गई। अनूप उसे देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा, पर मुंह से कोई शब्द न फूटा। जब तक वह वॉशरूम से मुंह हाथ धोकर लौटी, अनूप के मस्तिष्क में न जाने कितने दृश्य बन बिगड़ गए। सुधा ने अनूप को गहरी निगाहों से देखा और अपनी सीट पर बैठ गई। दूसरी ओर अनूप को कैबिन से बाहर जाने के अतिरिक्त और कुछ न सूझा। एसी चलने के बावजूद उसके माथे पर पसीना छलछलाया। वह वॉशरूम एरिया में पहुंचा और सिगरेट जला ली। वह देर तक धुआं उड़ाता रहा, गोया वह अपने अंदर उमड़ती भावनाओं का गला घोट रहा हो। 10-15 मिनट में वह कुछ सामान्य महसूस करने लगा और भारी कदमों से केबिन की ओर लौट आया। उसने केबिन में अंदर आकर देखा, सुधा सिर झुकाए शायद अनिच्छा से भोजन कर रही थी। उसने अपने बंद डिनर की ओर देखा। उसने महसूस किया कि उसकी भूख जाने कहां उड़नछू हो गई है। वह सीट पर बैठ गया, सामने बैठी सुधा को कनखियों से खाते देखता रहा। उसने अपनी पूरी शक्ति समेटी और धीरे से बोला, कैसी हो सुधा? अच्छी हूं, सुधा ने बुझी आवाज में संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अनूप फिर वहीं आ गया जहां से चला था। उसने फिर हिम्मत की और बोला, कहां जा रही हो?
यह मानव स्वभाव है कि टूटे संबंध की पहली गांठ खुलने भर की देर होती है, उसके पश्चात आगे की गांठें खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं। ट्रैक पर दौड़ती जा रही ट्रेन के पहियों की खटखट खटखट सुधा और अनूप दोनों को ही अचानक से कुछ अधिक महसूस होने लगी थी। अनूप तो अपने दिल की धड़कन तक को साफ साफ सुन रहा था। सुधा ने उसके प्रश्न का एकदम से कोई उत्तर ना दिया और आधा भोजन खाकर ही उठ बैठी। उसने बचे भोजन को वापस लपेट कर रख दिया और हाथ धोने केबिन से बाहर चली गई। वास्तव में वह अनूप के सवालों से भाग रही थी और कुछ समय अकेले व्यतीत करना चाहती थी। वह वॉश बेसिन पर हाथ धोकर यूं ही कोच में इधर से उधर चहलकदमी करने लगी। वह अपने अतीत में उतरती चली जा रही थी। उसे याद आ गया वह दिन जब अनूप उसे अपने परिवार के साथ देखने आया था। सुधा पहले अपने माता पिता से इस बात पर बहुत बहस कर चुकी थी और वह अभी किसी भी सूरत में विवाह नहीं करना चाहती थी। और जब विवाह करना ही नहीं है तो किसी को देखने के लिए बुलाने का क्या औचित्य है। परंतु उसके पापा ने बड़े ही शांत भाव से उसे समझाया कि जब भी उसका विवाह होगा उसकी सहमति के बिना कदापि नहीं होगा। इसलिए वह इस देखा देखी के लिए तैयार हो गई थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ी चली जा रही थी। सुधा दरवाजे के निकट यूं ही ट्रेन का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उसे अब ट्रेन का शोर अपने अंदर उठे झंझावात के शोर से कम ही प्रतीत हो रहा था। अनूप उसे पहली नजर में बहुत शर्मिला सा प्रतीत हुआ था। उसके माता पिता के बार बार जोर देने पर उन दोनों को छत पर एक दूसरे से बातचीत करने के उद्देश्य से भेज दिया गया था। उस समय भी उसने कुछ विशेष बातें नहीं की थी, ना ही कुछ पूछा था। वही तरह तरह के प्रश्न पूछती रही। अनूप तो केवल उसे देखता रहा था और हाँ हूं में ही जवाब देता रहा था। उसके कहने पर कि वह भी कुछ पूछे, अनूप ने बस इतना ही पूछा था, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? और पहले से ही इनकार का मन बना चुकी सुधा के मुंह से हाँ निकल गया। उसके पश्चात वे चुपचाप सीढ़ियां उतर आए थे। सुधा के माता पिता ने ही अनूप से पूछा था, कहो बेटा कैसी लगी हमारी सुधा आपको? क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? प्रश्न सुनकर अनूप अपनी मां की ओर देखने लगा। हाँ हाँ, अपनी पसंद बताओ बेटा। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। अनूप की मां ने अपनी बात समाप्त की। जी मुझे तो पसंद है, आप इनसे पूछ लीजिए। अनूप ने शर्माते हुए कहा और खुली खिड़की के बाहर देखने लगा। अब बेटी तुम भी बता दो, तुम्हें हमारा अनूप कैसा लगा? अनूप की मां ने मुस्कुराते हुए सवाल सुधा की ओर उछाल दिया। सुधा के माता पिता दोनों आश्वस्त थे कि उनकी बेटी का जवाब निश्चय ही ना में होगा। वह पहले भी कई लड़कों को अस्वीकार कर चुकी थी, परंतु उनका अनुमान गलत साबित हुआ और सुधा ने भी लाज से लाल पड़ते हुए जी पसंद है कह दिया। सुनते ही दोनों पक्ष के लोगों ने खुशी में तालियां बजा दी। उस दिन के बाद वे घर वालों से छिपकर प्रायः रोज ही मिलने लगे थे। फोन पर बातें तो उनकी दिन में कई बार होने लगी थी। न जाने कब वे गहरे दोस्त बन गए। उसके पश्चात उनकी शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। उसी दौरान अनूप का चयन दिल्ली में हेड क्लर्क के पद पर हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही अनूप सुधा को लेकर दिल्ली आ गया। विवाह के पश्चात 8-10 माह तक उनके मध्य बहुत प्रेम था, परंतु धीरे धीरे सुधा बात बात पर अनूप से उलझने लगी थी। वह आरंभ से ही पढ़ने का शौकीन था। नई नई किताबें खरीदना और उन्हें जब तक पूरा ना पढ़ ले तब तक उसे चैन नहीं आता था। यही बात सुधा को बहुत नागवार गुजरती थी। वह उसके हाथ से पुस्तक छीनकर एक ओर रख देती और उसे खूब बुरा भला कहती, लेकिन अनूप
उसे कोई जवाब ना देता। इस बात पर सुधा और भी अधिक चिढ़ जाती और मुंह फुलाकर बिस्तर पर पड़ जाती और उस दिन भोजन की छुट्टी हो जाती। हारकर अनूप ढाबे से अपने और सुधा के लिए खाना ले आता और खुशामद करके उसे खिलाता। इस बीच अनूप ने सुधा का बीएड का फॉर्म भरवा दिया। इस हेतु वह उसे हर रोज पढ़ने के लिए कहता। बीच बीच में वह उसे रोहतक क्लास अटेंड करवाने दफ्तर से छुट्टी लेकर जाता। हर हाल में वह चाहता था कि किसी भी तरह सुधा शिक्षक के रूप में रोजगार उसे मिल जाए, ताकि उसका मन काम में लगा रहे तो स्वयं भी ही उसका चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाएगा। अनूप की लगन एक दिन रंग लाई और सुधा का दिल्ली सरकार के विद्यालय में रोजगार बतौर अध्यापक उसे मिल गया। उस दिन उसने अपने परिचितों को बुलाकर दावत दी। उसकी खुशी उसके चेहरे से छलकी पड़ रही थी। सुधा का विद्यालय प्रातःकाल 7 बजे का था, इसलिए जब वह उठती अनूप रसोई का अधिकांश काम निपटा दिया करता था। अंत में वे दोनों बैठकर चाय पीते। सुधा पहले निकल जाती थी और अनूप उसके 1.5 घंटे बाद। सुधा दोपहर में आ जाती थी और अनूप संध्या 7 बजे। अनूप घर में ही ठीक से भी बैठ नहीं पाता था कि सुधा किसी न किसी बात पर उससे उलझ जाती। इस बीच सुधा को सरकारी मकान आवंटित हो गया था। दोनों ही बार बार किराए का मकान बदल बदल कर थक चुके थे, अतः उन्हें सरकारी मकान मिलने की बड़ी खुशी हुई थी। अनूप ने तरह तरह के पौधों के गमलों से बालकनी भर दी। इस पर भी एक दिन बहुत महाभारत हुई थी। उसके बाद अनूप ने जैसे उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। एक दिन सुधा जब विद्यालय से लौटी तो उसने देखा अनूप नहाने के बाद गीला तौलिया बिस्तर पर ही छोड़कर ऑफिस निकल गया है। उसके अलावा कपड़े भी बिखरे बिस्तर की शोभा बढ़ा रहे थे। सुधा का यह सब देखकर पारा ऐसा चढ़ा कि संध्या काल जब अनूप घर में घुसा ही था कि वह उस पर बरस पड़ी। उस दिन सुधा ने कही अनकही सब कुछ कह दी। अनूप को सफाई देने तक का उसने अवसर नहीं दिया। उस दिन न जाने सदैव चुप रहने वाला अनूप भी आपे से बाहर हो गया था और उसने सुधा को थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर क्या था, वह पूरी चंडी बन गई। उसके हाथ जो कुछ भी लगाओ अनूप पर फेंक फेंक कर मारने लगी। अंत में उसने वह बात कह दी जिसे कोई भी खुददार आदमी सहन नहीं कर सकता था। वह चीखते हुए बोली, अभी के अभी निकलो मेरे घर से, निकलो। अब मैं तुम्हें एक क्षण भी सहन नहीं कर सकती। वह उसे धक्के मारते हुए दरवाजे तक ले आई। अनूप अभी तक सुधा पर हाथ उठाने के कारण आत्मग्लानि महसूस कर रहा था, लेकिन यह तो अति हो गई। दरवाजे के बाहर आकर उसने एक बार सुधा को देखा और आंखों में आंसू लिए सीढ़ियां उतर गया। एक बार जो वह उस घर से निकला तो फिर वह आज तक उस ओर गया ही नहीं। सुधा के माता पिता, उसके माता पिता कह कह कर थक गए, पर उसने उसके साथ क्या हुआ है कि भनक तक नहीं लगने दी। स्वयं नीलकंठ बन अपमान और तिरस्कार रूपी गरल को अंदर ही अंदर पी गया। उस दिन के बाद न सुधा ने अपनी करनी के लिए माफी मांगी और न ही अनूप उसे मनाने गया। दोनों ही एक दूसरे की पहल की प्रतीक्षा करते रहे। सुधा को केबिन से बाहर गए हुए पूरा आधा घंटा हो चुका था। अनूप भी पुरानी यादों के झूले में झूलता रहा, लेकिन सुधा आधे घंटे तक वापस न आई तो उसे दुश्चिंताओं ने घेर लिया। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं कर बैठी वह, उसका क्या भरोसा, वह तो पूरी सनकी है। सोचता हुआ वह कैबिन के बाहर आ गया। उसने सुधा को ट्रेन से बाहर अंधकार में देखते पाया तो संतोष हुआ। वह उसके पास पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, यदि तुम मेरे उस केबिन में रहने से तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ,
मैं अभी टीटी से बात करके कोई दूसरी सीट का इंतजाम कर लेता हूँ, यहाँ मत खड़ी रहो, चलो अपनी सीट पर। मैं अभी बात करके लौटता हूँ और अपना सामान उठाकर ले जाता हूँ। क्या अब तक नाराज हो? हाँ, होगे भी क्यों नहीं, मैं बुरी जो इतनी हूँ। बिना अनूप की तरफ देखे ही सुधा ने भर्राए गले से कहा। अनूप चुप रहा, वह कुछ भी ना बोला। सुधा पुनः रोते हुए बोली, मैं तो सदा से ऐसी ही मूर्ख हूं, परंतु तुम तो समझदार हो। क्यों ना 2 और थप्पड़ लगाए मुझे, और क्यों ना कहा तुमने कि ये तुम्हारा अकेले का घर नहीं है, हमारा साझा घर है। बोलो, मेहरबानी करके कुछ तो बोलो, चाहे मुझे गालियां दे दो, पर इस तरह खामोश खड़े मत रहो। अनूप ने उसका हाथ थामा और केबिन की ओर ले चला। मुख से कुछ न कहा। सुधा उसके साथ किसी आज्ञाकारी बच्ची की तरह चल दी। केबिन में आकर वह फिर फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपना सिर अनूप के कंधे पर रख दिया। अनूप बड़े स्नेह से उसकी पीठ सहलाता रहा। अंत में बस इतना ही बोला, इस सब के लिए तुम अकेली कसूरवार नहीं हो, मैं भी उतना ही दोषी हूं जितनी तुम। तो क्या आपने मुझे माफ कर दिया? सुधा ने सिसकते हुए बोला। क्या तुमने कर दिया? अनूप ने स्नेह से थपथपाते हुए कहा। बरसों ग्लानि के अश्रु बहाती रही हूं, अब और ना रुलाओ प्लीज, सुधा ने कहा और अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, बड़े बुजुर्गों का यही कहना है, आओ अब लौट चले, अनूप ने कहा और उसे प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया। तो यह थी देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार SGS सिसोदिया सर की एक कहानी। और इस कहानी को आपने अगर दिल से महसूस किया है तो आप समझ सकते हैं कि वे भी रिश्तों को, इस दुनिया को दिल से ही महसूस करते होंगे और फिर लिखते होंगे। तो चलिए, आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जो जुड़े हैं। मैं देख रही हूँ हमारे साथ संध्या दीक्षित जी लिख रही हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छी कहानी। शकुन मित्तल जी उपस्थित हुई हैं, शानदार लिख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मधु खोवाला जी कह रही हैं, निश्चल प्यार हमेशा जिंदा रहता है, बिल्कुल। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंत मुझे लगता है खूबसूरत ही होना चाहिए, और ये रिश्तों में है, अक्सर देखा गया है, सिर्फ पति पत्नी के रिश्तों में नहीं, हर रिश्ते में ये देखा गया है कि हम अक्सर छोटे छोटे झगड़ों से दूर हो जाते हैं और हम सोचते रहते हैं कि वो आए पहले या वो पहल करे, खुद क्यों नहीं कर सकते? कोशिश तो करिए। तो वो बात कही तो कितनी समझदारी अनूप ने दिखाई कि हाँ मेरी भी गलती है। तो कहीं ना कहीं उसने जो है, जो बोझ था उसके सिर पर सुधा के, वो उतारा, इस वाक्य ने ही उतार दिया। तो रेखा सिंगल मित्तल जी चंडीगढ़ से जुड़ी हैं, ये भी बहुत सुंदर कथाएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं। सुरक्षा प्रोति खुराना जी, ये भी बहुत सुंदर कथाएं लिखती हैं। तो आज तो काफी सारे कथाकार हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टिप्पणियों का। सुरक्षा जी लिख रही हैं, खूबसूरत कहानी एवं प्रस्तुति। राजीव गौतम जी लिख रहे हैं, आदरणीय सिसोदिया सर को बहुत बहुत आभार। सच में ऐसी कहानियों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के जो परिवेश में बच्चे, जो हमारे यंगस्टर हैं, वो बहुत जल्दी एक दूसरे से लड़ते हैं और सीधे वो उन अलग होने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, अब मैं चलती हूँ उनकी। हमारे साथ आदरणीय विनोद मनचंदा जी जुड़े हैं, अलका जैन जी लिख रही हैं, शुरू से जुड़ी हुई हैं, धन्यवाद अलका जी जुड़ने के लिए। अनूप ने बहुत सामंजस्य रखा, बिल्कुल किसी एक को झुकना होता है, तभी चलती है गृहस्थी। और सिसोदिया सर कह रहे हैं, अति सुंदर प्रस्तुति कविता जी, धन्यवाद सर, कोशिश की एक और कि मैं कुछ आपकी रचना के साथ न्याय कर सकूं। मृत्युंजय जी बहुत आपके लिए तालियां बजा रहे हैं सर, बहुत धन्यवाद आपका सभी का। और जल्दी से अब मैं उनकी एक, और आज के ज़माने में भी यही है, पहले
फिर भी एक बार को ये था कि पुरुष थोड़ा कम झुकते थे, लेकिन अब जमाना काफी बदल गया है और पुरुष ज्यादा झुक रहे हैं। तो जी, एक नज्म उनकी प्रस्तुत करती हूँ और देखिएगा उन्होंने सावन को कैसे महसूस किया है। सावन की रात में सब भीगते हैं, ये नज्म है उनकी। और तो सावन के परिदृश्य उनको कैसे लगते हैं, कैसे महसूस करते हैं, उनके बारे में ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। बरसात की पहली बूंद गिरी जब सूखी मिट्टी पर, तो धरा ने सांस ली जैसे किसी बिछड़े प्रेमी की पाती मिल गई हो। हवा में घुली घास की सौंधी गंध, बादल की गड़गड़ाहट और दूर कहीं आम के पेड़ पर बैठी कोयल एक नया राग छेड़ देती है। लेकिन उसी पल किसी एक छत के नीचे एक स्त्री आकाश की हर बूंद को एक नाम देती है, उसका नाम जो इस सावन में नहीं लौटा। भीगी पलकों से वह ना झरोका बंद करती है, ना दिल का दरवाजा। वह बस गिनती है हर टपकती बूंद को, जैसे वो पैरों की आहट हो। गांव में सावन उत्सव नहीं लाता, गांव में सावन उत्सव नहीं लाता, लाता है फिसलती गलियां, गिरती कच्ची छतें, भीतों से उतरती गीली मिट्टी और दीवारों पर फैलती दरारें, जैसे कोई पुराना दुख दोहराता हो। एक मां कुपोषण की सूखती हड्डियों में अपनी संतानों को भींचे बैठी है। चूल्हे की लकड़ी गीली हो चुकी है, आंच बुझी है, पर वह उम्मीद नहीं बुझने देती। झोपड़ी के पीछे बंधे मवेशी लाचारी में घर के अंदर झांकते हैं, जैसे पूछ रहे हों, क्या आज हमारे लिए भी कुछ है? उनकी आंखों में भूख नहीं, बल्कि डर है कि वे अगले दिन का सूरज देख पाएंगे भी या नहीं। कुछ गांव वाले खामोशी से खड़े हैं, कुछ गांव वाले खामोशी से खड़े हैं कीचड़ और बहते पानी के बीच। बचाने का ना उपाय है ना हिम्मत। और तभी नदी की तेज धार में एक गाय फिसलती है, एक बछड़ा पीछे पीछे बह जाता है। कोई चीखता भी नहीं, कोई चीखता भी नहीं। मंदिर की सीढ़ियां भी अब मिट्टी से भर गई हैं। घंटा नहीं बजता, पर मन के भीतर कोई त्रिनेत्र खोल रहा है। मंदिर की सीढ़ियां भी अब मिट्टी से भर गई हैं। घंटा नहीं बजता, पर मन के भीतर कोई त्रिनेत्र खोल रहा है। शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं, बूंदें चढ़ती हैं, एक एक कर, जैसे किसी गरीब की आंख से टपकता भरोसा। सावन सिर्फ रूमानी नहीं, सावन सिर्फ रूमानी नहीं, वह धैर्य की कसौटी है, जहां इश्क पिघलता है, भक्ति तपती है और जिंदगी हर बूंद में अपनी लड़ाई लड़ती है। हर टपकती छत, हर सिसकती माँ, हर विरहनी की आंख, हर भूखा पशु और हर शिव भक्त की मौन साधना इस बरसात में भीगती नहीं, संवरती है। हर टपकती छत, हर सिसकती माँ, हर विरहनी की आंख, हर भूखा पशु और हर शिव भक्त की मौन साधना इस बरसात में भीगती नहीं, संवरती है। तो यह थी उनकी एक नज्म जिसका शीर्षक है सावन की रात में सब भीगते हैं। लेकिन वो दृश्य कैसा होता है, भाव कैसे होते हैं,
ये आपने इस नज़्म में देखा होगा। हमारे साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ जी जुड़ गई हैं कानपुर से, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मधु खवाला जी लिख रही हैं दर्दनाक। राजीव गौतम जी लिख रहे हैं क्या बात है, उत्कृष्ट प्रस्तुति, मनहर भाव। मधु खवाला जी कह रही हैं ओह। तो सभी अपने अपने भाव लिख रहे हैं, बिल्कुल सुंदर सृजन, अनमोल भाव राजीव गौतम जी लिख रहे हैं। और कुछ कमेंट्स ऊपर भी चले गए हैं। तो श्रीलाल जोशी जी की उपस्थिति है मैसूर से, बहुत स्वागत सर आपका। और उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम, और हमारे साथ परम आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति है, मैं उनका भी हृदय से स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। आज के समय काल में सटीक कहानी उन्होंने लिखा है। सोनिका गोस्वामी शर्मा जी भी जुड़ी हैं, वे भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनका भी हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ। धर्मेंद्र अरोड़ा मुसाफिर जी जुड़े हैं, लिख रहे हैं शानदार प्रस्तुति। संध्या दीक्षित जी वाह वाह कह रही हैं। मधु खोवाला जी गजब कह रही हैं। सशक्त लेखनी को नमन राजीव गौतम जी लिख रहे हैं। और इस तरह से कुलदीप शुक्ला जी लखनऊ से जुड़े हैं, वे भी लिख रहे हैं सुंदर रचनाएं, वे उतनी ही सुंदर प्रस्तुति उन्होंने लिखा है। धन्यवाद आपका कुलदीप जी। और मैं फिर से कहूँगी, आप अपनी एक कहानी, 2 कविताएं मुझ तक पहुँचाइए, मुझे उन्हें पढ़ने में बहुत गर्व महसूस होगा। और यह कार्यक्रम मित्रों के लिए है, सभी प्रबुद्ध जन के लिए है। इसमें मैं अपनी कोई एक पंक्ति भी नहीं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मन को बहुत छूता है ये कार्यक्रम। और देख रही हूँ महाराष्ट्र से परम आदरणीय डॉक्टर दमयंती दीप जी की उपस्थिति हुई है, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ जुड़ने के लिए। वीता शर्मा जी लगातार जुड़ी हुई हैं हैदराबाद से, कोई अंदर से भीगता है कोई बाहर से, बहुत जी बिल्कुल। और उन्होंने अंदर से भीग कर लिखा है और आपने भी अंदर से भीग कर सुना है। और मैंने भी प्रयास किया कि मैं उन रचनाओं को आत्मसात कर सकूं और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय सिसोदिया सर को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वे उनकी लेखनी इसी तरह से अनवरत चलती रहे और हमें प्रेरित करती रहे। आप सभी जुड़े और नवरात्रि के समय में अपना इतना अमूल्य जो समय है हमें दिया, उसके लिए मैं हृदय से ऋणी रहूंगी। धन्यवाद। और फिर मिलूंगी कल काव्य गोष्ठी में आपसे, और भजन संध्या का कार्यक्रम है, तो ज़रूर आइएगा और कुछ अच्छे भजन हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब मैं विराम लेती हूँ आज के कार्यक्रम से, फिर मिलूंगी इसी आशा के साथ कि हम सब खुश रहें और मिलते रहें। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता की, शुभ रात्रि।